वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा अवस्था तमेव जित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। मान्य श्रद्धे स्वामी आर्यवेश जी महाराज, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रदेश सभा नई दिल्ली, और सन्यासी वर्ग, वंदनीय मातृशक्ति और किसान साथियों, नौजवान और प्यारे बच्चों, ये जो दंगल 60 दिन से इस दिल्ली के चारों तरफ जमावड़े के रूप में आप सभी को दिख रहा है, ये ऐतिहासिक दंगल है। और इस दंगल के अंदर ये दंगल जमा हुआ काफी दिनों से था, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके जो मोदी है इस देश की गद्दी के ऊपर बैठा है, एक एक करके एक एक पहलवान को पछाड़ता हुआ आ रहा था। चाहे वो ट्रेड यूनियन के नेता थे, चाहे विपक्ष के नेता थे, हिंदुस्तान के अंदर सबको पछाड़ा इसने। और एक एक करके सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ट्रेड यूनियन, सभी विपक्षी नेता इसने परेशान कर रखे इस बात के लिए कि सबके पीछे सीबीआई, आई के विभाग, सब प्रकार का पुलिस प्रशासन लगा रखा है। सारी ये जो गुप्त एजेंसियां हैं यही काम करती है कि किस प्रकार से विपक्षी ताने बाने को तोड़ा जाए, और इसलिए हर विपक्षी नेता की फाइल खोल दी और उसके पीछे यही मतलब है कि विपक्ष नाम की चीज खत्म हो जाए। और आपने पीछे देखा कि ट्रेड यूनियन के जो 70 साल के अंदर जो धीरे धीरे के आंदोलन करके कानून बनाए थे, वो पिछले साल सब तहस नहस कर दिए। लेकिन ट्रेड यूनियन के नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन कर पाए। विपक्ष भी ताकता रहा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। अब बारी आई आखिरी दंगल का। जो पहलवान आप देखते हैं जब पूरे दंगल की छुट्टी बोलता है तो आखिरी पहलवान की लड़ाई होती है। अब किसान जो आखिर में ये दंगल के अंदर आया, और यहाँ आप देखते हैं दिल्ली के चारों तरफ ये दंगल जमा हुआ है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो काले कानून है 3 किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये सामान्य बात नहीं है। आप समझते हैं ये किसानों के खिलाफ है, बल्कि ये तीनों काले कानून जो है विशेष करके जो आम जनमानस है उसको रोकने के लिए है। क्योंकि मैं तो ये कहा करता हूँ, किसान तो फिर भी कोई टमाटर उगाता है, कोई गेहूं उगाता है, तो 2 टमाटर खा लेगा तोड़ करके और बाकी सस्ते भाव में बेच लेगा। जैसे कैसे करके गुजारा हो जाएगा। गेहूं उगाएगा तो पहले अपना पेट भरेगा, बचेगा तो सस्ते भाव में बेच देगा, अपना जैसा कैसा गुजारा कर लेगा। लेकिन उन लोगों की क्या हालत होगी जो आधी से ज्यादा आबादी जो मोल लेकर के खाती है, या मनरेगा के रूप में जो छोटे तबके के लोग, जो गरीब आदमी है, जो मनरेगा के रूप में जिनको फ्री मिलता है, कम दाम पर मिलता है, उसकी हालत क्या होगी। क्योंकि जो सरकार है वो तो अपने गोदामों के अंदर आज के बाद में 2-3 साल के बाद में सरकार की एफसीआई के गोदाम नहीं होंगे, वो अडानी और अंबानी के गोदाम होंगे। वो क्यों फ्री देगा? मनरेगा नाम की चीज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये ही सरकार, बीजेपी की सरकार 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे चुकी है क्या, और उधर WTO के अंदर भी साइन कर चुकी है कि हम मनरेगा आदि जो फ्री की चीजें हैं, या किसानों के अंदर जो
आपको सब्सिडी दी जाती है वो 2012 के बाद में एफिडेविट देने के बाद समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे करके 2-3 साल के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा ये कानून तो सितंबर में बने हैं, बिल 4 जून को आया था, लेकिन उससे पहले 3-4 साल पहले ही आप हरियाणा, पंजाब, उत्तरी भारत के अंदर सब जगह अडानी के गोदाम बन चुके थे। और इतना ही नहीं, एफसीआई के वो ये गोदाम किराए पे दे चुके हैं, उनके अंदर वो अनाज भरा पड़ा है एफसीआई का, लेकिन उनको मोटा किराया एफसीआई जो है किसको दे रही है? अडानी को। हजारों करोड़ रुपया एफसीआई अडानी को दे चुकी है अब से पहले, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को दिए कहता अभी यहाँ आपके नोरथा के पास में, उधर बम्बेवा के पास में, उधर अभी हम आए थे कैथल के पास में, उधर मोगा के पास में, ऐसे सैकड़ों गोदाम 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक इतने बड़े बड़े रेलवे ट्रैक के साथ गोदाम बना दिए पूरी उत्तरी भारत में। और एफसीआई को से किराया फोड़ भी ले। मतलब क्या है? हजारों करोड़ के नीचे एफसीआई किराया दे चुकी है, अब वो घाटे में चली गई है। सरकार ये सोच करके दिखा करके तो जनता को देखो एफसीआई को तो घाटे में चली गई, ये गोदाम भी और ये जो किराया हम देते हैं ये घाटे का सौदा है, इसलिए जो अडानी खुद ही अनाज भरे और जनता को बेचे। वही तो देना का मतलब ही नहीं बैठता। जो पूंजीपति होता है, आपने देखा इन 3 में से एक कानून ऐसा है, सीधा सीधा जो काला बाजारी थी उसके ऊपर से वो हटा दी गई। अब 1-2 व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान का अनाज खरीद सकता है अडानी के रूप में। जब वो खरीद सकता है तो वो जब तब तक उसका ताला नहीं खोलेगा, उस एफसीआई के गोदाम का ताला जब तक नहीं खोलेगा, जब तक जो है पूरी महंगाई नहीं हो जाएगी। जब महंगाई पूरी हो जाएगी तब वो ताला खोलेगा। मतलब वो आप जो किसान से यदि उसने 20 रुपए किलो लिया है, 2000 रुपए क्विंटल लिया है, तो वो 100 रुपए किलो बेचेगा। आप अंदाज लगा लो इस बात से, क्योंकि उसने किसी के जीने मरने से कोई प्रश्न नहीं है, उसने कोई वोट नहीं लेनी है। वोट तो ये जो सरकारें हैं इन्होंने लेनी है। लेकिन मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कहता हूँ, केवल मोदी की नजरें यहाँ तक भी नहीं है, अब वो सारे देश को अडानी अंबानी को बेच देगा। पहले इससे भी बड़ी एक जो बात है वो लोकतंत्र को नष्ट करने की है। वो क्या है? आप देखते हो, आप अखबार टीवी वगैरह देखते होंगे कि पुतिन जो है वो रशिया का राष्ट्रपति है, उधर वो जिनपिंग जो है वो चाइना का राष्ट्रपति है। उन्होंने दोनों ने पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव ला करके आजीवन या 2035 तक वो दोनों लोग राष्ट्रपति रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होगा और कोई विपक्ष नाम की चीज पहले ही नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर। साथियों, वो होने जा रहा है। हो सकता है आपको आज कल्पना लगता होगा, लेकिन मैं कहता हूं दावे के साथ कि मोदी दूसरा जिनपिंग और पुतिन बनना चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर इस चुनाव के बाद में कोई चुनाव आप नहीं देखेंगे। पूरी हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री का पद पहले ही पावरफुल होता है, और जब लोकतंत्र नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, अर्थात जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट के अंदर या चाहे डिक्टेटरशिप लगानी पड़ो। अब आप देख लीजिए, ये जो कोरोना क्या है, ये अघोषित इमरजेंसी थी या है? ये कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। बीमारियां छूटती या छूटती होती रहती हैं, छोटी मोटी सदा रही है, सदा रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरे देश को जाम कर दिया जाए। इसका मतलब सीधा सा षड्यंत्र था कि एक किसान जो है एक ताकतवर जाति है, यदि उससे मुकाबला करना है उनको पहले घरों में घुसेड़ दो। जब घरों में घुस जाएंगे और कोरोना के बाद ये पुलिस लठ लेकर के खड़ी हो जाएगी, कोई घर से नहीं निकले, तो उधर पार्लियामेंट बुलाओ और कानून पास कर दो। उसके बाद में कोई सामने नहीं आएगा उसको केस बना देंगे, लठ मार देंगे। लेकिन किसान ने देखा ये तो सारे देश को गिरवी रखने जा रहा है, गुलाम बना देगा। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं लगी हिंदुस्तान के अंदर। जब किसान ने कमर कसी, और मैं तो ये कहता हूँ पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों में दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तन मन धन से पूरी ताकत लगा करके
और कमर कस करके और इस हिंदुस्तान की सरकार को हिलाने के लिए जो चेतावनी दी और जो बिगुल बजाया, मैं समझता हूं कि इतिहास पूरी दुनिया में पंजाब का झंडा सदा बुलंद रहेगा, क्योंकि उसने अपना पूरी ताकत दांव पर लगा दी। और उससे भी बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि पहले पंजाब को भय था कि जो राजनीतिक लोगों के अंदर, राजनीतिक लोगों ने, पार्टियों ने, जिस प्रकार से बीजेपी है, कांग्रेस है, इनलो है, अकाली दल है, ये चारों पार्टियां जहाँ बारी बारी करके राज करते रही हरियाणा पंजाब में, तो पंजाब के लोगों को भय था कि इस राजनीति के अंदर जो पानी का जो मसला लेकर के, क्योंकि ये मसला बीजेपी ने उठाया जब किसान आंदोलन किया, जब पंजाब के लोगों को या हरियाणा से लड़ाने के लिए उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बकवास की, और साथ में ये भी मुद्दा छेड़ दिया। कुछ नालायक लोग जो पिट्ठू हैं इस बीजेपी के टुकड़ों को पढ़ते हैं, वो पानी का मुद्दा लेकर के आंदोलन के लिए निकले और ये जहर घोलने की कोशिश की कि पंजाब पहले पानी दे। तो लेकिन मैं हरियाणा के लोगों को दाद देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई में वो करके दिखाया जो वाकई में एक प्रकार से जो हर एक इंसान अच्छे से अच्छा इंसान जो कर सकता था। क्योंकि हमारी जो यहाँ की संस्कृति है हरियाणा की, वो आर्य संस्कृति है, इसलिए यहाँ पंजाब हमारे बड़े भाई का हरियाणा ने स्वागत किया। उनको हाथों पर ही नहीं, मनप्रीत बादल जो पंजाब के वित्त मंत्री है, उनके बाइट्स में वो कहता है कि हरियाणा ने हमारे पंजाब के भाइयों को हाथों को नहीं, आंखों और सिर के ऊपर बैठा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार से पूरा हरियाणा तहे दिल से जहाँ पंजाब का स्वागत कर रहा है, पूरा बाजी लगा कर, सिर की बाजी लगा करके इस आंदोलन के अंदर शहीद है। हर बच्चा हर घर से, हर गांव से हमारी माताएं बहनें इस आंदोलन में पूरी नजरें गड़ाए हुए हैं। कोई भी कैसी भी हालत होगी, हरियाणा वो धरती है जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब मध्यकालीन युग के अंदर, जब एक गडरियों के रूप में और रोडों के रूप में बहुत एक ऐसी जाति पनपी थी जिसने पूरे एशिया को रोक दिया था। 1 लाख 2 लाख की सेना लेकर के, पूरे हाथी घोड़े ऊंट लेकर के चार से गुजर जाते थे, हजारों किलोमीटर तक वो फसलों को और गांव को उजाड़ देते थे। लेकिन यही वही धरती है हरियाणा की, जो गोवाना, रोहतक और पानीपत, बड़ौद के बीच में उन सेनानियों को, उन जो एक प्रकार से लुटेरे थे, उन लुटेरों की गर्दन यहाँ तक पहुंची। तो इसलिए यही वो धरती है। तो आज जो एक प्रकार से ये जो मोदी है, एक प्रकार से उच्छृंखल हो चुका है। ये समझता है तेरे सामने किसी के आने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब आप देखते हैं, अब वो पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में उसने लगभग आना जाना छोड़ दिया है। और वो घर में माथा पकड़ के बैठा है अगर तेरा किससे पाला पड़ा है। इसलिए आज वो दिन है, मैं ये कहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिन। और हमारे, मैं तो कहा करता हूँ, स्वामी अग्निवेश जी जो इस बीजेपी की, आरएसएस की और बजरंग दल की गुंडागर्दी के शिकार हो गए और वो बलिदान हो गए इस आंदोलन के ऊपर। 2-3 महीने पहले उनका देहांत हो गया इसी बात को लेकर के कि उन्होंने स्वामी जी के ऊपर हमला किया, और वो 1 साल तक इसी बात के लिए तड़पते रहे। इसलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी आर्यवेश जी, तो आज इस टाइम हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जो 40-50 देश हैं, उनके अंदर आर्य समाज की शाखाएं हैं, उनका सबका नेतृत्व करते हैं, प्रधान है। हमारा दिल्ली के अंदर ऑफिस है, जिस प्रकार से जो है अपने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पूरी दुनिया के अंदर जो सिख हैं वो उनका आदेश उनके ऊपर चलता है। तो इसी प्रकार से आर्य समाज का पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कोई भी संगठन है, जो भी यूनिटी है, वो सारी श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी के तहत में आती हैं। और उन्होंने पूरा बिगुल बजा दिया है। ये जो आंदोलन है, हमारे सारे साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुकुल, सभी प्रतिनिधि सभाएं सब जगह पूरे देश के अंदर आंदोलित है।
इस आंदोलन के अंदर भी हमारे सन्यासी सब जगह भाग ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से एक घोषणा करते हैं कि ये जो आंदोलन है, कि क्योंकि जब भी आंदोलन हुआ है आर्य समाज कोई पीछे नहीं रहा। आपने देखो कि स्वामी इंद्रवेश जी जो हमारे नेता थे, 15 साल पहले उनका देहावसान हो गया था, तो इसलिए उनका नेतृत्व जो है अब स्वामी आर्यवेश जी कर रहे हैं। वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया था। तो आज ये जो आंदोलन किसानों को हुआ है, तो इस आंदोलन के अंदर हम पूरे मनोबल से, पूरी ताकत से इसका पूरा सहयोग करेंगे। और एक बात इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी के बारे में बहुत लोगों में भ्रांतियाँ हैं, और मैं अपने आंखों देखी या कानों सुनी आपको एक बात कह रहा हूँ। हो सकता है ये बात आपने कभी नहीं सुनी हो। मैं जिस समय वेस्ट कॉलेज भिवानी का विद्यार्थी था, उस समय के अंदर बंसीलाल को हराने के लिए ये 77 इमरजेंसी टूटी थी, और ये लगभग 16 मार्च का चुनाव था 1977 के अंदर। उससे कुछ दिन पहले मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी और आडवाणी, और उस समय जो नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो भिवानी के अंदर आई, और मैंने खुद उसको आंखों से देखा और कानों से सुना। उन्होंने एक वाक्य बताया, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने बात नहीं कह रहा, ना मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा, लेकिन उसके मुख से ये बात निकली। क्या? अब मैं जब जिस समय एम्बेसडर थी रशिया के अंदर, उस समय जो है मुझे मेरे कानों में एक आवाज आई कि सुभाष चंद्र बोस रशिया की जेलों में बंद है। साइबेरिया के अंदर जो बहुत बड़ी 65 किलोमीटर की जेल है, उसके अंदर वो बंद है। तो मैंने, क्योंकि रशिया के अंदर तो लोकतंत्र था नहीं, तो मैंने किसी के माध्यम से कुछ पता लगाया, तो वाकई में उस बात की पुष्टि हुई। और मैंने जो है, क्योंकि मैं सीधी तो जा नहीं सकती प्रोटोकॉल की दृष्टि से, किसी माध्यम से मैं छुप करके वहाँ पहुँची, और जेल के उन शिकंजों से, बाहर से मैंने नेताजी से बात की, और मुझे पक्का ये विश्वास हो गया ये नेताजी हैं। मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया तो वो बात पक्की मिली। मैंने वापस आकर के जो दूतावास था भारत का, जिसमें मैं रहती थी, दूतावास में आकर के मैंने गृह मंत्रालय को और जवाहरलाल को पत्र लिखे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने लगातार 3 बार पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं आया। आखिर में मैं इस्तीफा दे करके वापस आ गई भारत के अंदर, और तब से लेकर के आज तक मैं लगभग अपने घर के अंदर नजरबंद थी। और ये बात मैं कहीं कह नहीं पा रही थी, काफी जगह कहा भी, लेकिन मीडिया ने या कहीं कोई बात सामने नहीं आई। ये बात उन्होंने उस स्टेज से कही, तो इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे। जवाहरलाल या कांग्रेस आदि ने जो है उस बात को दबाने के लिए, क्योंकि जब किसी के बारे में कहा जाता है वो मर गया, तो उसके बारे में लोग सोचना बंद कर देते हैं, क्या आंदोलन करेंगे, क्या छुड़ाएंगे। तो ये सच्चाई है, लेकिन स्लो पॉइजन दे करके उसके 1-1.5 साल के बाद में उनको मार दिया, फिर वो नहीं रहे 54 के लगभग। तो इसलिए नेताजी के साथ ये इस प्रकार की घटनाएं हैं जो हुई हैं वाकई में, क्योंकि ना जितने भी आयोग बने उस संबंध में जानकारी के, वो कोई ये बता नहीं पाया कि वास्तव में जहाज कहाँ गिरा, उसका पूछा क्या था, किसके लोगों की हड्डियां नहीं मिली, कुछ नहीं मिला कहीं। इसलिए दस्तावेज साबित करते हैं नेताजी उस जहाज में क्रैश नहीं हुए थे। तो आज हम उनको एक प्रकार से ये याद करते हैं कि ऐसा सेनानी जिनके तहके से आपने देखा होगा 1942 के अंदर कांग्रेस लगभग फैल हो चुकी थी, लेकिन जब आईएनए का प्रकोप था 45 के अंदर, और एक प्रकार से उस आज़ादी आंदोलन में करते करते, और जब अंग्रेजों ने आईएनए को कब्जा कर लिया था, एक प्रकार से गिरफ्तारी हो गई थी, वो गिरफ्तार किए हुए सारे सैनिक लाल किले में बंद कर दिए दिल्ली। तो उस समय कांग्रेस ने देखा इससे बढ़िया कोई गोल्डन चांस नहीं है, तुम खिलाफ हो चुके हो, तो यह आज़ादी आंदोलन नेताजी अब है नहीं, और इसलिए इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो आप देखते हैं उसके बाद में कांग्रेस का वो बलबला चला और वो देश आज़ाद हुआ। तो इसलिए ऐसे महान क्रांतिकारियों के दहशत के कारण, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों
शहीद आजम भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो या राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे क्रांतिकारी जो आप देखेंगे इनकी पृष्ठभूमि के अंदर, किसी भी क्रांतिकारी को छू करके देख लें इतिहास के अंदर, वो सीधा आर्य समाज से संबंधित मिलेगा। इसलिए आर्य समाज का मैं पट्टा भी सीतारमैया जी ने कांग्रेस का 2 भागों में इतिहास लिखा है, उसने साफ लिखा है, जब जेलों का सर्वे किया, इसका INA का सर्वे किया, क्या आज़ादी आंदोलन का सर्वे किया, तो 85% आर्य समाजी थे आज़ादी आंदोलन। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ, ये जो आज बीजेपी कब्जा करके बैठी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बीजेपी के अंदर कोई खासियत नहीं, ये तो कांग्रेस की नालायकी के कारण बैठी है। कांग्रेस ने आर्य समाज को महत्व देना बंद कर दिया, आर्य समाज की शिक्षा बंद कर दी, उन्होंने जो विदेशी शिक्षा थी उसको महत्व दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनकी जो पद थी, पनीरी थी, जो नौजवान निकलने थे, जिन्होंने देश की सत्ता संभालनी थी और ईमानदारी से काम करना था, इसकी बजाय जो लुटेरे थे वो लोग सत्ता के ऊपर आ बैठे। उन्होंने देखा आर्य समाजी आएगा और इसमें आपको लुटने नहीं देगा, इसलिए धीरे धीरे करके इस 40-50 साल के पिछले इतिहास में कांग्रेस ने आर्य समाज को दरकिनार कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि आर्य समाज के, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई धार्मिक, कोई सामाजिक यूनिट नहीं है जिससे वो अपनी पनीरी पौध बना सके, इसलिए वो जो लोग उस समय जवान थे आज़ादी आंदोलन के टाइम, वो आज से 10-20 साल पहले या तो मर गए या बूढ़े हो गए। इसलिए जब जवान तबका किसी संगठन में नहीं रहेगा, उसकी यही हालत होगी जो आज कांग्रेस की है। इसलिए आज ये जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए आर्य समाज के झंडे के नीचे जो भी हिंदुस्तान का नौजवान है, क्योंकि खुराक यहीं से मिलती है, यदि इस झंडे के नीचे आएगा और नौजवान के रूप में वो अपने संस्कारों को ठीक करेगा, अपनी संतानों को सुधारेगा, तो इस प्रकार की जो आंदोलन होते हैं, जो संघर्ष होता है, उसमें फिर किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा खुराफात में कोई बिल को लाए जिससे चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है वो परेशान हो जाए। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। पूरा आर्य समाज स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में और पूरा मनोबल से, पूरी ताकत से इस किसान आंदोलन के साथ है। धन्यवाद।